हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल मोनिका गर्ग क्लासेस। आज हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जहां पर हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्रोसिक्यूशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे पेनल्टी से रिगार्डिंग। देन हमने बात की थी कि कैसे डिटेंशन होता है, सीज़र होता है, रिलीज़ होता है उन गुड्स का, कन्वीनियंस का, जो कि क्या कर रहे हैं, एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। लास्टली हमने कॉन्फिस्केशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रोसिक्यूशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली प्रोसिक्यूशन होता क्या है? प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि लीगल प्रोसीडिंग का स्टार्ट होना। यानी देखो, एक तो हमने पीछे क्या किया कि आपने सीज़ कर लिया, फ़ाइन ले लिया, वहाँ तक रहे। अब हम बात कर रहे हैं कि आप उनके खिलाफ़ और लीगल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट कर सकते हो। यानी कब क्या है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं जो उस पर एप्लीकेबल होंगे, वो चीज़ डिस्कस की जाएगी प्रोसिक्यूशन के अंदर। जैसा मैंने अभी आपको कहा, प्रोसिक्यूशन मेनली क्या होता है? कमेंसमेंट होता है लीगल प्रोसीडिंग का। कौन सी लीगल प्रोसीडिंग? क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यानी उस पर्टिकुलर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसके वजह से आपके खिलाफ क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट हो गई है। प्रोविज़न्स बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न्स जो हैं एप्लीकेबल होते हैं, अप्लाई होते हैं रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन। फर्स्ट है ऑफेंसेस विच वारंट prosecution under CGST Act और SGST Act, सेक्शन 132 सबसेक्शन 1। यानी कौन कौन से वो ऑफेंसेस होंगे जो क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करवाएंगे। यानी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके केस में क्या है, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है। तो देखो कौन कौन सी है। फर्स्टली है सप्लाई विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। कि अगर क्या है, कोई भी पर्सन क्या करता है, सप्लाई करता है किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विस की, या गुड्स और सर्विस के कॉम्बिनेशन की, और वो क्या है, उसका बिल नहीं इशू कर रहा है, यानी बिना बिल के सामान को सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है, टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, और उस पर्सन के खिलाफ इस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है। सेकेंडली, इशू इनकरेक्ट इनवॉइस। कि उसने बिल तो बनाया है लेकिन वो बिल क्या है, सही नहीं बनाया। उसने क्या किया है, जो भी पर्टिकुलर गुड्स सप्लाई की थी या सर्विसेज सप्लाई की थी या कॉम्बिनेशन दोनों का सप्लाई किया था, वो जितने का प्रोवाइड किया था उतना बिल में नहीं दिखाया, और उसने जानबूझ के रॉन्ग दिखाया है ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा आईटीसी ले सके या उसका क्लेम कर सके। यानी उसने बिल बेचा थोड़े का और बिल ज़्यादा का दिखाया, इस टाइप से उसने कोई एक्टिविटी की है, तो भी उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकती है। रोंगली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। कोई क्या कर रहा है, रोंग आईटीसी अवेल कर रहा है, यानी जितना बनता है उससे ज़्यादा क्लेम कर रहा है, तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकती है। फेलिंग टू पे टैक्स। की किसी ने क्या किया था, टैक्स को कलेक्ट किया था, और क्या है, उसको गवर्नमेंट के पास जमा करवाना होता है जब वो टैक्स कलेक्ट करता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, लेकिन क्या है, वो फेल हो जाता है, वो टैक्स को सबमिट नहीं करवाता है। नेक्स्टली, इवेडिंग टैक्स फ्रेडुंटली। किसी भी तरीके से कोई सी भी तरीके का फ्रॉड करके टैक्स को बचाने की कोशिश करता है, चाहे रोंग रिफंड लेता है, चाहे रोंग आईटीसी लेता है, किसी भी तरीके से फ्रॉड करके टैक्स को बचाता है। फॉल्सीफाइज और सब्सटीट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। यानी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसे बनाने चाहिए थे, जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए थे, डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे, वो मेंटेन नहीं कर रहा है, या उनकी जगह पे गलत डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहा है ताकि टैक्स को बचा सके, वो भी माना जाएगा। देखो बेसिकली जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये लिखे हुए हैं 1 सेक्शन 32(1) क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी,
DEF। इसके बाद नेक्स्ट हैं 6 कर चुके थे हम। 7th है obstruct any officer इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, यानी किसी भी जीएसटी के सीजीएसटी एक्ट के ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है तो भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकती है। ये लिखा हुआ है 12032(1) सबसेक्शन जी के अंदर। देन एक्वायर पोजेशन रोंगली, यानी कोई भी पर्सन क्या करता है, अगर क्या है रोंगली किसी चीज़ का पोजेशन लेता है। रोंगली पोजेशन लेने का मतलब है कि क्या है, कोई गुड्स ऐसी हैं, कोई सर्विसेज ऐसी हैं जिसकी सप्लाई के बारे में उसे पता है कि जो वो क्या है, वो पर्टिकुलर सामान जो वो लेके जा रहा है वो कॉन्फिस्केट हो सकता है, उसको जब्त किया जा सकता है, और वो क्या है एक्ट के प्रोविज़न को तोड़ के ले जाया जा रहा है, बट फिर भी क्या है वो उसकी ट्रांसपोर्ट करने में, उसको रिमूव करने में, डिस्पोज करने में हेल्प कर रहा है, तो माना जाएगा कि उसकी भी गलती है, तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकती है। देन रिसीविंग और सप्लाइंग कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविज़न, कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविज़न। ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है कोई भी पर्सन कोई भी गुड्स सर्विसेज या दोनों का कॉम्बिनेशन सप्लाई करता है या फिर रिसीव करता है, और जो वो पर्टिकुलर गुड्स हैं उसके पास रीज़न है ये बिलीव करने का कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो एक्ट को तोड़ रही हैं, यानी एक्ट के अगेंस्ट जाकर सप्लाई या रिसीव की जा रही हैं, फिर भी वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो माना जाएगा कि वो क्या कर रहा है, एक्ट के प्रोविज़न के अगेंस्ट जा रहा है, और उसके अगेंस्ट क्या है, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है। टेम्परिंग विद एविडेंस, किसी भी तरीके से एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करता है कोई जो कि एविडेंस है, तो माना जाएगा कि पर्टिकुलर पर्सन दोषी है और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकती है। एंड लास्टली फेल्स टू सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन, यानी कोई पर्सन है जिसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी, सप्लाई करनी थी, जो कि क्या है वो फेल हो गया है, यानी इस एक्ट के अंदर उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी जो उसने नहीं दी है। देखो अगर कोई गलती से नहीं मिस्टेक कर देता है डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कोई जानबूझकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो माना जाएगा वो गिल्टी है और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकती है। ये 11 केसेस हैं जो सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए से स्टार्ट होते हैं और क्लॉज के तक जाते हैं। इनमें से कोई भी सर्कमस्टांसेस होगी तो क्या किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है। सेकंड प्रोविज़न है पनिशमेंट, कि कितनी पनिशमेंट जो है मिलेगी जो भी उस पर्सन को जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई। तो देखो कोई भी पर्सन क्या है जो अटेम्प्ट करता है कमिट करने की या करता है कोई भी ऐसा काम जिससे क्या है वो इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई है, तो ऐसे पर्सन्स को बेसिकली कितनी इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन लगती है। पहले है कि अगर क्या है जो पर्टिकुलर काम उन्होंने किया है, यानी जितना टैक्स उन्होंने बचाया है, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने गलत अवेल किया है या रोंगली टैक्स का रिफ़ंड लिया है, जो भी पर्टिकुलर उन्होंने मिस्टेक की है, अगर उस मिस्टेक में जो टैक्स बचाया गया है वो क्या है 500 लाख से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 लाख रुपीज़ है, सॉरी पहले ठीक किया था हमने, अगर जो फ़ाइन है वो क्या है ग्रेटर देन 5 लाख रुपीज़ है, तो उस केस में क्या हो सकता है 5 साल तक की जेल हो सकती है, यानी 5 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, प्लस जितना भी फ़ाइन ठीक लगेगा उतना फ़ाइन लगाया जा सकता है। सेकेंडली अगर क्या है जो भी पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया है, जो टैक्स बचाया है, उसकी अमाउंट 200 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 500 लाख से कम है, यानी इन बिटवीन 2 लाख एंड 500 लाख है, तो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है,
प्लस फाइन। थर्डली, अगर क्या है जो भी पर्टिकुलर गलत काम किया है, जिस भी ऑफेंस में इन्वॉल्व हुए हैं, वहाँ पर जो टैक्स बचाया गया है उसकी वैल्यू 100 लाख से तो ज़्यादा है बट 200 लाख से कम है, यानी इन बिटवीन 100 लाख एंड 200 लाख है, तो उस केस में 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन लग सकता है। बेसिकली जो ये 200 लाख है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है कि 100 लाख से ऊपर है लेकिन अप टू 200 लाख है तो यहाँ पर होगा, 200 लाख से ऊपर है लेकिन अप टू 500 लाख है तो यहाँ 3 साल की होगी, और 500 लाख से ऊपर की है तो 5 साल की होगी। और इसके अलावा कोई और ऑफेंस है, कौन कौन से ऑफेंस हैं? ऐसे ऑफेंस है जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जैसे कि जो हमने ये अभी बात की थी, इनमें से अगर क्या है कोई डॉक्यूमेंट सही से नहीं बनाया है, या फिर क्या है अगर एविडेंस से छोटी मोटी छेड़छाड़ करता पाया गया है, यानी कोई छोटा ऑफेंस है, या फिर किसी भी तरीके से कोई ऐसा ऑफेंस है जिस पे बहुत ज़्यादा मेजर बड़ी बात नहीं है, अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका इस 100 लाख से नीचे का है, तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 6 मंथ्स प्लस फाइन की होगी। यानी 100 लाख से नीचे का मामला है तो 6 महीने की जेल प्लस फाइन, 100 लाख से 200 लाख के बीच का है तो 1 साल तक की जेल प्लस फाइन, 200 लाख से 500 लाख 3 साल तक की जेल प्लस फाइन, और 500 लाख से ऊपर है तो 5 साल की जेल प्लस फाइन। ये था सेकंड प्रोविज़न। इसके बाद थर्ड प्रोविज़न है रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस। यानी अगर क्या करता है एक पर्सन जो है बार बार गलती करता है, सेम चीज़ को जो गलती पहले कर चुका है और वो उसको दोहरा रहा है, तो अगर कोई पर्सन क्या है पहले मिस्टेक कर चुका है और वो क्या कर रहा है दोबारा उसको रिपीट कर रहा है, तो हर बार जब वो सेकंड बार गलती कर रहा है या दोबारा कर रहा है तब उसको कितना फ़ाइन हो सकता है, चाहे अमाउंट कितनी भी हो, उसको 5 साल तक की जेल प्लस फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। और ये आपका मेंशन है सेक्शन 132 के सब सेक्शन 2 में। और जो पर्टिकुलर ये आपकी पनिशमेंट थी ये मेंशन थी 132 सेक्शन के सब सेक्शन 1 के फर्दर सब सेक्शन या क्लोज 1 में, और ये जो आपकी रिपीटेशन वाली है सेक्शन 132 के सब सेक्शन 2 में। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोविज़न है आपका मिनिमम इम्प्रिजनमेंट की, मिनिमम कितने टाइम की जेल हो सकती है। तो देखो जिस भी पर्सन के खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगी उसे कम से कम 6 महीने की जेल तो होगी, यानी अगर जेल हो रही है, गुनाह साबित हुआ है तो एटलीस्ट 6 मंथ की होगी। और ये आपका प्रोवाइड है सेक्शन 132 के सब सेक्शन 3 में। ये था फर्स्ट प्रोविज़न, फिर पनिशमेंट सेकंड, फिर रिपीटेशन थर्ड, फिर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ प्रोविज़न है कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जो कि मेंशन है सेक्शन 132 के सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 132 के सब सेक्शन 5। देखो कॉग्नाइजेबल का मतलब होता है कि आपका जो पर्टिकुलर गुनाह है वो कितना संगीन है। तो अगर क्या है आपका जो पर्टिकुलर ऑफेंस है, जो आपका गलती है, वहाँ पर जो अमाउंट है 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो माना जाएगा कि जो आपका ऑफेंस है वो कॉग्नाइजेबल है, यानी वो संगीन अपराध है, और इसीलिए वो क्या होगा, नॉन बेलेबल होगा, यानी आपकी बेल नहीं हो सकती, नॉन बेलेबल होगा। सेकंड है नॉन कॉग्नाइजेबल, यानी बहुत ज़्यादा संगीन जुर्म नहीं है, और क्या है पर्टिकुलर चीज़ जो है बेलेबल है। तो अगर क्या है आपकी जो पर्टिकुलर गलती है, जो ऑफेंस है, उसमें जो टैक्स बचाया जा रहा है उसकी अमाउंट लेस देन 5 करोड़ है, तो माना जाएगा कि आपका ऑफेंस नॉन कॉग्नाइजेबल है और आपको बेल मिल सकती है, यानी जो आपको इम्प्रिजनमेंट हुई थी वहाँ आप बेल ले सकते हो। सिक्स्थ प्रोविज़न है आपका सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर
प्रोसिक्यूशन। तो देखो, कोई भी प्रोसिक्यूशन किसी भी पर्सन के खिलाफ तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक किसकी सैंक्शन नहीं मिल जाती, कमिश्नर की सैंक्शन नहीं मिल जाती। यानी किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के लिए कमिश्नर की परमिशन ज़रूरी होती है, और ये लिखा हुआ है सेक्शन 132 के सब सेक्शन 6। यही था आपका प्रोसिक्यूशन, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, और अगर स्टार्ट कब कब होगी, इन पर्टिकुलर 11 केसेस में वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकती है। अगर हुई है तो आपका अमाउंट कितने इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट हो सकती है। दोबारा गलती हुई तो 5 साल तक की जेल प्लस फाइन हो सकता है। मिनिमम 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट ज़रूर होगी। आपका अमाउंट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वो नॉन बेलेबल जेल होगी, अदरवाइज़ आपको बेल मिल सकती है। और कोई भी प्रोसिक्यूशन तभी स्टार्ट होगी जब क्या है, कमिश्नर की परमिशन होगी, सैंक्शन होगी, तभी जो है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होती है, प्रोसीड होती है। और एक और चीज़, जो ये कॉग्नाइजेशन होता है ऑफेंस का, इसकी परमिशन तो देखो मिलेगी ही कम इसकी, जो कि आप जो पर्टिकुलर ऑफेंस को कॉग्नाइजेबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके लिए एक तो कमिश्नर की परमिशन चाहिए होती है, और क्या है, एटलीस्ट क्या है, ये जो केस है मैजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास में सबमिट होना चाहिए, उसे नीचे की क्लास में इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। बेसिकली एक छोटा सा अलग टॉपिक है कॉग्नाइजेशन ऑफ ऑफेंस, जो कि आपका मेंशन है सेक्शन 134 में। ये सिर्फ इतना ही कहता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर आपकी गलती है वो कॉग्नाइजेबल तब मानी जाएगी जब अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा है, और उस केस में वो बेलेबल नहीं होती पर्टिकुलर गलती। लेकिन क्या है, जो पर्टिकुलर केस होगा सिर्फ कमिश्नर की परमिशन से आगे बढ़ेगा, और मैजिस्ट्रेट की फ़र्स्ट क्लास में ही इस केस को डील किया जा सकता है, या उससे ऊपर की क्लास में, उससे नीचे की क्लास में इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। यहाँ से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको साथ में ही बताया, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफेंसेस बाय कंपनीज एंड सर्टेन अदर पर्सन्स, कि क्या है, अगर कंपनी कोई ऑफेंस करती है या कोई और पर्सन यानी कोई पार्टनरशिप या कोई भी किसी तरह का इस टाइप का ऑफेंस करता है तो उस केस में क्या होगा। बेसिकली जो ये ऑफेंसेस हैं ये मेंशन है सेक्शन 137 में। तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं वो गवर्न करेंगे इस चीज़ को, उसी से क्लियर होगा ये है क्या। फर्स्ट है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, सेक्शन 137 सब सेक्शन 1। ये क्या कह रहे हैं, जब भी क्या है कोई कंपनी ऑफेंस करेगी, यानी जब भी कोई ऑफेंस किसी कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो उस केस में वो कंपनी भी और जो भी पर्सन क्या करेंगे उस टाइम इंचार्ज होंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के, यानी जो डायरेक्टर्स हैं या जो भी बिज़नेस को संभाल रहे होंगे वो दोनों ही क्या माने जाएंगे, गिल्टी माने जाएंगे, और दोनों के अगेंस्ट ही प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और उनको पनिश किया जा सकता है। एक और चीज़ जो यहाँ पर कंपनी है, कंपनी का मतलब यहाँ पर सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट भी आ गई, पार्टनरशिप भी आ गई, या कोई और फॉर्म भी आ गई, यानी एसोसिएशन जो होती है हमारी एओपी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती हैं, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, वो सारी की सारी यहाँ पर इंक्लूडेड है। और जो हमने बात की कि उस पर्टिकुलर एंटिटी के जो इंचार्ज होंगे तो कंपनी के केस में वो डायरेक्टर्स मिलेंगे, पार्टनरशिप के केस में वो पार्टनर्स मिलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में कोई उनका जो मेंबर है वो मिलेगा। तो पर्टिकुलर पर्सन वो भी और वो कंपनी भी दोनों ही क्या मानी जाएंगी, गिल्टी मानी जाएंगी। सेकेंडली, पर्सन टू बी हेल्ड लायबल, यानी कौन कौन है जो उस ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा कि उसकी गलती है। तो बेसिकली हर वो पर्सन जो क्या है उस ऑफेंस में इंक्लूडेड था, यानी जो कि क्या है ये प्रूव हो जाता है कि उसकी परमिशन से हुआ है या उसको इस बारे में नॉलेज थी, तो उस पर्सन को, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे कोई और ऑफिसर हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर क्या है ये प्रूव हो जाता है कि जो वो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी उस ऑफेंस में कंसेंट थी, उसको पता था, या फिर उसकी लापरवाही की वजह से वो पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है, तो वो पर्सन गिल्टी माना जाएगा। यहाँ पर तो हमने कहा कि वो कंपनी भी गिल्टी है और जो उसका इंचार्ज है वो भी गिल्टी है। अब हम क्या कह रहे हैं, वो हर पर्सन जिसको इस पर्टिकुलर बारे में पता था, जिसकी लापरवाही, जिसकी गलती से ये ऑफेंस हुआ है,
वो सभी की सभी गिल्टी माने जाएंगे। इसके बाद थर्ड है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर और कर्ता और मैनेजिंग ट्रस्टी। यानी कि अगर क्या है पर्टिकुलर जो एंटिटी है जिसने ऑफेंस किया है वो एक पार्टनरशिप है तो सारी लायबिलिटी पार्टनर की होगी। अगर आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली है तो कर्ता की होगी। और अगर आपकी कोई ट्रस्ट है तो जो भी उस ट्रस्ट का ट्रस्टी होगा, मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। ये मेंशन है सेक्शन 137 के सब सेक्शन 3 में। एंड फोर्थ है नो पनिशमेंट इफ ऑफेंस was committed without knowledge। कि अगर क्या है जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है वो ये प्रूव कर देता है कि पर्टिकुलर जो ऑफेंस है उसकी बिना नॉलेज के हुआ है या फिर उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, तो उस केस में उस पर्सन के ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं लगाई जाएगी। बेसिकली यही टॉपिक था हमारा कि कंपनी अगर ऑफेंस करती है या कोई और पर्सन ऑफेंस करता है तो वो कंपनी गिल्टी मानी जाएगी, उसके इंचार्ज गिल्टी माने जाएंगे, जो पर्सन्स को उसके बारे में पता था, जिनकी लापरवाही थी, वो गिल्टी माने जाएंगे। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर गिल्टी माना जाएगा, जो हिंदू फैमिली है तो कर्ता माना जाएगा, अगर ट्रस्ट है तो मैनेजिंग ट्रस्टी गिल्टी माना जाएगा। उन सबको पनिशमेंट मिल सकती है, सब पे फाइन लग सकता है, लेकिन अगर क्या है उनकी बिना नॉलेज के हुआ है या फिर वो ये प्रूव कर देते हैं कि उन्होंने उसको रोकने की पूरी कोशिश की थी तो उनके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं लगाई जाएगी। लास्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंड करना क्या मतलब होता है कि इकट्ठा कर देना सब चीज़ों को। तो बेसिकली क्या होता है, अगर क्या है आप कोई भी ऑफेंस करते हो तो उसके में आपके ऊपर फाइन लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और ये सारा डिसीजन कौन लेता है, कॉम्पिटेंट हमारी कोर्ट लेती है। दूसरा, अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होना पड़ता है। किसी भी तरीके से अगर आप क्या है इन चीज़ों में पड़ गए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैजिस्ट्रेट के साथ अपीयर होने के लिए एडवोकेट लेके आना पड़ेगा। ये सारे काम क्या हो जाते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। और इसी टाइम को बचाने के लिए, इसी पैसे को बचाने के लिए जो ये एक्सपेंसिव हो रहा है, एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप सारी प्रोसीडिंग से, सारी लिटिगेशन से बच जाते हो, उसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ये क्या मेथड है, ये क्या कहता है, कंपाउंडिंग में क्या होगा, जो एक्यूज्ड होगा यानी जो गिल्टी पर्सन होगा उसे पर्सनली कहीं पर भी अपीयर नहीं होना पड़ेगा। वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा एक कंपाउंडिंग फ़ी की, यानी उसके ऊपर एक कंपाउंडिंग चार्ज लगाया जाएगा और वो उस कंपाउंडिंग फ़ी को पे करके क्या कर सकता है, जितने भी उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगे हैं उनसे छूट सकता है। और वो जो पर्टिकुलर कंपाउंडिंग फ़ी होगी उसकी मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है, जितना भी मैक्सिमम फ़ाइन बनेगा उस पर्टिकुलर जो भी उसने ऑफेंस किया होगा, उसका जीएसटी के अंदर मैक्सिमम जितना फ़ाइन बनता है वो उतनी मैक्सिमम हो सकती है। बाकी डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर केस के ऊपर, और जितनी कंपाउंडिंग फ़ी लगाई गई है अगर वो उसको पे कर देता है तो वो सारे लिटिगेशन से छूट जाएगा, उसका टाइम भी सेव हो जाएगा और उसकी मनी भी सेव हो जाएगी, यानी उसे एडवोकेट वगैरह पे कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। बेसिकली कुछ प्रोविज़न्स होते हैं जो आपकी इस कंपाउंडिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। प्रोविज़न्स वो क्या क्या है, फर्स्ट है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कि बेसिकली किन किन ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है। तो देखो बेसिकली कोई भी ऑफेंस जो कि क्या है आपने CGST एक्ट के अंदर किया है उसको कंपाउंड किया जा सकता है, चाहे आपकी जो प्रोसीडिंग है वो अभी स्टार्ट होनी थी, चाहे वो हो चुकी हो, यानी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले भी और बाद में भी अगर क्या है कमिश्नर इस चीज़ की परमिशन दे दे तो आप उस फिक्स सम को जो भी कहा गया है आपको उसको पे करके सारे लिटिगेशन से छूट सकते हो। और
ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आपकी मेंशन है सेक्शन 138 के सब सेक्शन 1 में। जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 138 में लिखे हुए हैं और उसके सब सेक्शन 1 में मेंशन है कि अगर क्या है कोई भी ऑफेंस CGST एक्ट के अंदर हुआ है, चाहे उसकी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है चाहे नहीं हुई है, उसको क्या है कमिश्नर की परमिशन से कंपाउंड किया जा सकता है। और कैसे, जो एक्यूज है, जो गिल्टी है, अगर क्या कर दे, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर है, जितना भी कमिश्नर ने उसे कहा है उतना पैसा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसका भी बनता है उसको पे कर दे, तो उस केस में वो सारे लिटिगेशन से छूट जाएगा। सेकेंड प्रोविज़न है रेस्ट्रिक्शंस टू कंपाउंडिंग, कि इस पर्टिकुलर कंपाउंडिंग जो होती है ऑफेंस की, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। वो क्या क्या? फर्स्ट है अलाउड टू कंपाउंड वंस, यानी एक पर्सन को एक ही बार कंपाउंडिंग की छूट मिल सकती है। यानी ऐसा नहीं है आप बार बार गलती करते रहो और कंपाउंडिंग जब भी आप पकड़े जाओ कंपाउंडिंग फ़ी पे करके छूट जाओगे, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जो आपने सेक्शन 132 के अंदर हमने 11 पढ़ी थी ना अभी ए से लेके के तक की, अगर उसमें से आपने कोई भी ऑफेंस किया था तो उस केस में सिर्फ एक ही बार आपको कंपाउंडिंग मिल सकती है, उसके बाद दोबारा आपको कंपाउंडिंग नहीं मिल सकती। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन है नो कंपाउंडिंग इफ़ वैल्यू एक्सीड 1 करोड़, यानी अगर क्या है जो पर्टिकुलर ऑफेंस आपने किया है उसमें जो टैक्स आपने बचाया है, जो ITC गलत लिया है, किसी भी एक्ट के अंदर जो भी आपने ऑफेंस किया है, चाहे CGST एक्ट के अंदर SGST, UTGST, IGST, अगर क्या है उस पर्टिकुलर जो ऑफेंस है उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल सकता। थर्डली नो कंपाउंडिंग इफ़ ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, यानी जो आपने ऑफेंस किया है वो सिर्फ GST एक्ट के अंदर ही नहीं, किसी और एक्ट के अंदर भी ऑफेंस है, यानी आपका कोई ऐसा ऑफेंस है जो आप GST के अंदर भी गिल्टी हो और किसी और लॉ के अंदर भी, तो ऐसे में जो GST वाले हैं आपको फ्री नहीं करेंगे कंपाउंडिंग फीस पे करके। नो कंपाउंडिंग इफ़ कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, यानी क्या है अगर आपका गुनाह साबित हो चुका है, ये नहीं मतलब देखो अगर आपको कंपाउंडिंग फीस करनी है तो वो आपको गुनाह साबित होने से पहले ही देनी होती है। ये नहीं कि आप ये सोचो कि शायद मैं छूट जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा मैं बिना कुछ भी दिए, और जब आपका जुर्म साबित हो जाए उसके बाद कहो कि आप कंपाउंडिंग फ़ी देने के लिए तैयार हो। एक बार अगर आप दोषी साबित हो चुके हो उसके बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड लास्टली नो कंपाउंडिंग if accused of specified offense, यानी कुछ ऑफेंस हैं जो स्पेसिफाइड है पहले से ही कि अगर वो किए हैं तो उन केस में क्या है आपकी कंपाउंडिंग नहीं होगी। बेसिकली जो हमने पीछे मेंशन किए थे उनमें से जो आपका G था, J था, K था और F था, कौन कौन से थे? G यानी आपने क्या किया है, किसी ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोका है। J यानी एविडेंस के साथ टेम्परिंग की है। F यानी आपने कोई फॉल्स रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। के यानी आपने क्या किया है, कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं की है। अगर आपकी मिस्टेक इन चारों में से एक है तो उस केस में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, एक पर्सन एक ही बार कंपाउंड हो सकता है, 1 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल सकता। अगर आप क्या है प्रूव हो चुका है आपकी गलती है तो भी नहीं मिल सकता। अगर क्या है आपका जो ऑफेंस है किसी और एक्ट के अंदर भी ऑफेंस है तो भी नहीं मिलेगी। और अगर क्या है ये पर्टिकुलर 4 ऑफेंस आपने किए हैं तो उस केस में भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद थर्ड प्रोविज़न है अमाउंट पेबल फॉर कंपाउंडिंग, यानी हम कह रहे हैं कि कंपाउंडिंग होगी तो आप एक अमाउंट पे करोगे, तो वो कितनी होगी? तो बेसिकली जो ये अमाउंट है ये आपकी मेंशन है सेक्शन 138 के सब सेक्शन 2 में। और ये क्या कहता है, उस पर्टिकुलर कंपाउंडिंग की लोअर लिमिट क्या होगी, यानी मिनिमम कितना देना पड़ेगा? मिनिमम देना पड़ेगा 10,000 और 50% ऑफ टैक्स, पर्टिकुलर जितना टैक्स आपने बचाया होगा उसमें का जो 50% है वो दोनों में से जो भी हाई है, विच एवर इज़ हाई, वो क्या होगी? मिनिमम अमाउंट होगी यहाँ पर फाइन की। ये है लोअर लिमिट। इसके बाद है मैक्सिमम कितना फ़ाइन लग सकता है,
तो मैक्सिमम जो फ़ाइन है वो है ₹30,000 और 150% ऑफ टैक्स, जितना टैक्स आपने बचाया था उसका 150%, दोनों में से जो भी हाई है, यानी मिनिमम जो आपकी कंपाउंडिंग फ़ी होगी वो होगी 10,000 से लेके 10,000 या फिर 50% ऑफ टैक्स, दोनों में से जो हाई है, और अपर लिमिट होगी 30,000 या 150% ऑफ टैक्स, विच एवर इज़ हाई। एंड लास्ट प्रोविज़न है कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या है अगर आपके ऑफेंस जो हैं कंपाउंड हो रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली 138 के सबसेक्शन 3 में लिखे हैं, और ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि एक बार आपने कंपाउंडिंग फ़ी पे कर दी तो उसके बाद आपके ऊपर कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी। सेकेंडली, अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, यानी अगर क्या है पहले से कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर फ़ीस देकर, एक पर्टिकुलर पैसा देकर आप सारी झंझटों से छूट सकते हो। ये क्या है, जो कंपाउंडिंग है, हमने पहले बात की कि क्या क्या किस किस को मिल सकती है, फिर हमने बात की क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, फिर हमने बात की कि कितनी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट पे करनी पड़ती है, और क्या है आप अगर पे कर देते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो यही था हमारा पेनल्टी का चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ऑफेंसेस और पेनल्टी सारे समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।